स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो यह क्लास हिंदी की संपूर्ण मैराथन होगी। इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं संधि, विलोम, समास, पर्यायवाची, मुहावरे, आज के ये टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में दिखेंगे। तो चलिए फ्री प्रैक्टिस बैच को स्टार्ट कर देते हैं। आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास है। पहला टॉपिक होगा हमारा समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला टॉपिक का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में वह कौन सा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो बताइए कि वह कौन सा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास है। ए ऑप्शन का रहा है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन का रहा है चंद्रमुख, सी ऑप्शन का रहा है राजा और प्रजा, सी और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चले, तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि किसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो बात करेंगे बहुब्रीहि समास की, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री में जो है वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। अगर यहाँ पर और जो शब्द दिए गए हैं उसकी बात किया जाए तो कौन कौन सा शब्द है, तो पहला शब्द है चंद्रमुख। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमुख में कौन सा समास होगा तो वहाँ पर होगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। अगर यहाँ पर बात किया जाए राजा और प्रजा की तो कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। इतना जान गए ना कि प्रधानमंत्री में बहुब्रीहि समास होगा, चंद्रमुख में कर्मधारय समास होगा और राजा और प्रजा में जो है यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या निकला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में वह कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास होगा। देखिए वहां पर बहुब्रीहि पूछा गया। अब यहां से आप बताना कि कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास होने वाला है। चले, क्या नीलकंठ में होगा, आप बीती में होगा या गिरधर में होगा या इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी से बताइए कि किसमें तत्पुरुष समास होने वाला है। उत्तर कमेंट करिए आप लोग। अगर बात करें तत्पुरुष समास की तो वह है आप बीती। आप बीती में जो है तत्पुरुष समास होगा, ये जानते रहिएगा आप। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकला, बी ऑप्शन निकला। लेकिन अभी यह प्रश्न पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी 2-3 ऑप्शन है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे नीलकंठ, आपसे पूछा जा सकता है कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा, तो नीलकंठ में कर्मधारय होगा। ठीक है, नीलकंठ में जो है कर्मधारय होगा, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, और एक शब्द दिया गया है कि गिरधर। आपसे पूछा जाए कि गिरधर में कौन सा समास होगा, तो गिरधर में होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। चलिए यहाँ से इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चले बहुब्रीहि, तो नीलकंठ में कर्मधारय, आप बीती में तत्पुरुष और गिरधर में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकला हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि इस बार आपको यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच के द्वारा हम तैयारी कराने वाले हैं एकदम निःशुल्क, वो भी यूट्यूब पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि परमानंद में कौन सा समास होगा। एक शब्द दिया गया है कि परमानंद। परमानंद में कौन सा समास होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन का रहा है बहुब्रीहि, बी ऑप्शन का रहा है तत्पुरुष, सी ऑप्शन का रहा है द्वंद्व और डी ऑप्शन का रहा है कर्मधारय। चलिए जल्दी से बताइए कि परमानंद में कौन सा हमारा समास होने वाला है। तो बात करें परमानंद में, तो परमानंद में जो समास होगा वह होगा कर्मधारय। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर आपका 1 सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। जो हमें पढ़ाना है पूरा A to Z विश्लेषण के साथ पढ़ाएंगे और तुरंत क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी आप पढ़ते रहिएगा। ठीक, कुछ कमी हो या कुछ दिक्कत हो वह भी आप कमेंट करिएगा, हम आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है। फिर से तत्पुरुष समास पूछा गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गया। देखिए, ए ऑप्शन कर रहा है परीक्षा भवन, बी ऑप्शन कर रहा है पीताम्बर, सी ऑप्शन कर रहा है देहलता और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलें, बताइए कि तत्पुरुष समास किसमें होगा। चलें, कमेंट करिए, तत्पुरुष समास किसमें पाया जाएगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन दिया गया है परीक्षा भवन, यहाँ इसका अगर विग्रह करें तो परीक्षा के लिए भवन हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन में हमारा तत्पुरुष समास है, ये जानते रहिएगा। अब बात करें पीताम्बर की, तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि ही होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुव्रीहि हो जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि देहलता में कौन सा समास होने वाला है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि देहलता में कौन सा समास होगा। चलिए बताइए, देहलता का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, हमारा जो देहलता में समास होता है वह होता है कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय होगा, आप लोग नोट करिएगा। ठीक, यहाँ से पहला प्रश्न का उत्तर हमने बताया था, जो याद होगा आपको। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन है परीक्षा भवन। परीक्षा भवन में पूछा जाए समास तो वहाँ पर तत्पुरुष होगा। दूसरा ऑप्शन है पीताम्बर, पीताम्बर में समास पूछा जाए तो बहुव्रीहि हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा देहलता, अगर देहलता में समास पूछा जाए तो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक से हमने 4-5 प्रश्न आपको करा दिया। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से हम डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं सुबह 10 बजे। बाकी आपको जुड़ना है कि नहीं, ये आप सोचिए एक बार, ठीक है। चले, अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो है विलोम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यकीन करिए, विलोम को भी हम इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं ना, कि आपको अगर यहाँ से परीक्षा में एक भी प्रश्न आएंगे विलोम टॉपिक से, तो इस क्लास से ही आने वाला है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, विलोम का क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से गरिमा का विलोम कौन सा शब्द होगा। ए ऑप्शन कह रहा है लघिमा, बी ऑप्शन कह रहा है गद्य, सी ऑप्शन कह रहा है घृणा और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कि गरिमा का विलोम क्या होने वाला है। तो बात करें गरिमा के विलोम की, तो वह हो जाएगा हमारा लघिमा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अब बात किया जाए कि गद्य का विलोम क्या होगा, तो गद्य का जो विलोम होता है वो होता है पद्य। ठीक है, गद्य का विलोम सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, पद्य होगा। ठीक, अब बचा घृणा। अगर पूछा जाए कि घृणा का विलोम क्या होगा, तो वह होता है प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक, देखिए क्लास बहुत बड़ी कराने का मतलब है क्लास में क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि क्लास 1 घंटे कराई जाए और प्रश्न लेकर आए 10, वो भी सिर्फ प्रश्न और उत्तर बताते हुए चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। अगर आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर प्रोवाइड किया जाता है तो मात्र 15 से 20 मिनट की क्लासेज होती हैं, जिसमें 30 से 40 प्रश्न आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन आपको हिंदी की क्लासेज हमारे चैनल पर ऐसी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको हिंदी में 30 में 30 करना है। ठीक है, 30 में 30 नंबर लाना है हिंदी का। ठीक, चलें, यहाँ पर आप जान गए कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही था। चलें आगे, चलें अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निषिद्ध का विलोम कौन सा होगा। ए ऑप्शन कह रहा है छल, बी ऑप्शन कह रहा है विहित, सी ऑप्शन कह रहा है छुटकारा और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलें जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उत्तर क्या होने वाला है, निषिद्ध का विलोम क्या होगा, ये आप एक बार कमेंट कर दें। चलिए जल्दी कमेंट करिए, निषिद्ध का विलोम। अगर बात करें निषिद्ध के विलोम की, तो निषिद्ध का विलोम क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा बताइए एक बार। चलिए बिल्कुल विहित हो जाएगा। निषिद्ध का जो विलोम होता है वह होता है विहित। लेकिन अब यही यहाँ पर हमारा ये प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी भी इसमें ऑप्शन बचे हुए हैं यार। हमें इतना पता होना चाहिए कि हिंदी के हर एक ऑप्शन को हम विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है छल। आपसे पूछा जाए कि छल का विलोम क्या होगा, तो छल का विलोम होता है निश्छल। ठीक है, नोट करिए, छल का विलोम निश्चल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि छुटकारा का विलोम क्या होगा, तो छुटकारा का विलोम होता है बंधन। नोट करिए, ठीक है, छुटकारा का विलोम जो होगा वह होगा बंधन।
यहाँ से इतना जानते रहेगा। प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि निषिद्ध का जो विलोम होता है वो होता है विहित, छल का विलोम होगा निश्चल और छुटकारा का विलोम होगा बंधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बर्बर शब्द का विलोम क्या होगा। अब आपको बताना कि बर्बर शब्द का विलोम क्या होने वाला है। क्या प्रेषक होगा, बहुमत होगा, भूत होगा या सभ्य होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, बर्बर का विलोम क्या होने वाला। ए बी सी डी में उत्तर क्या होगा, एक बार कमेंट करिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही। अगर बात करें बर्बर का विलोम क्या होगा तो वह होता है हमारा सभ्य। लेकिन अब आते हैं एकदम विश्लेषण, देखते हैं क्या है। प्रेषक का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो प्रेषक का विलोम क्या होगा, प्रेष्य होता है। ठीक, प्रेषक का विलोम होगा प्रेष्य। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुमत का विलोम क्या होगा तो बहुमत का विलोम होता है अल्पमत। ठीक है, बहुमत का विलोम अल्पमत होता है। अगर आपसे पूछा जाए भूत का विलोम क्या होगा तो भूत का विलोम होता है भविष्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे शब्दों को आपको याद करने चाहिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण होते हैं वही हम आपको ऑप्शन में प्रोवाइड करते हैं। यही बात हमारी, आप इस सुनिए ध्यान से। अगर आपको यूपी टेट में अच्छे नंबर से पास होना है ना, तो 2-3 सब्जेक्ट को पकड़िए और उस पर कस के मेहनत करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में आपको 90 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप मेहनत करके 90 में 80 नंबर ला दे रहे हैं ना, तो कोई पास होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा-थोड़ा सब सब्जेक्ट में लाकर पास होंगे तो यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत होने वाले हैं। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो अलग ही मानसिक तनाव हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल अभी भी आपके पास समय है, जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, एक भी दिन क्लास को मिस मत करिए। अभी हमारी क्लासेस बहुत बड़ी नहीं हो रही, लेकिन जिस दिन हम आपको मैराथन प्रोवाइड कर देंगे ना, उस दिन आप देखते रह जाएंगे। परीक्षा के अंतिम क्षणों में महामैराथन होगी, तब तक आप डेली फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत प्रैक्टिस का अनुभव करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही था। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे, समानार्थक शब्द कहेंगे या एकार्थक शब्द कहेंगे। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं। चलें, ये तो सभी जानते हैं यार, विपरीत अर्थ जब बोध कराएगा तो पर्यायवाची नहीं होगा। पर्यायवाची समान अर्थ का बोध कराता है, लेकिन शब्द अंतर होता है। ठीक है, लेकिन अगर विपरीत अर्थ का बोध कराता है तो वहाँ पर हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है। अब यहाँ से हमारा एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हम हिंदी में डेली जो क्लासेज कराते हैं 3 से 4 टॉपिक उसमें लेकर आते हैं और हर टॉपिक से लगभग 4 से 5 प्रश्न भी आपको प्रोवाइड करते हैं। कारण कारण यही है कि क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है और आपको एक दिन में 3-4 टॉपिक तैयार करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और पहला प्रश्न इसके अंतर्गत क्या है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में वह शब्द कौन सा है जो परमात्मा महात्मा का पर्यायवाची नहीं है। अब बताइए कि महात्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन कर रहा है महामानव। ठीक है, यहाँ नहीं होगा महामानव। चलिए महामानव कर लीजिएगा। ठीक है, महामानव या महामानव, नोट कर लीजिए मानव। ठीक, तो महामानव, महानुभाव या महापुरुष या मनुष्य, ये तीनों शब्द जो हैं यह क्या हैं बताइए। चलिए, तो क्या पूछा गया कि महात्मा का क्या पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया। जी हाँ, महात्मा का पर्यायवाची आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है महात्मा की पर्यायवाची की बात किया जाए तो महामानव होता है, महानुभाव होता है और महापुरुष भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया, क्या? वो है मनुष्य। मनुष्य महात्मा का जो है पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, अब आप पूछ सकते हैं कि मनुष्य महात्मा का पर्यायवाची नहीं होता, तब फिर किसका होता है। चलिए बताइए किसका होगा। बिल्कुल सही, मनुष्य जो होता है इसका पर्यायवाची की बात किया जाए तो मानव होता है, नर होता है, मनुष्य होता है
ये सब होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो क्या क्या होगा मनुष्य का, तो मनुष्य मनुष्य नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मानव हो जाएगा, नर हो जाएगा, इंसान हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, ये सारे के सारे शब्द जो हैं यह मनुष्य के पर्यायवाची होते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हरि का पर्यायवाची क्या होगा। अब यहाँ पर हरि शब्द दे दिया गया और बताइए कि हरि का पर्यायवाची क्या होगा। पहली बात, हरि मतलब भगवान को समझिएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में भगवान कहीं नहीं दिए गए, ठीक है। तो बताइए हरि का पर्यायवाची क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है हंस, बी ऑप्शन कह रहा है हाथी, सी ऑप्शन कह रहा है बंदर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए हरि का पर्यायवाची क्या होने वाला है, कमेंट करिए एक बार। तो बिल्कुल सही, हरि का जो पर्यायवाची होता है वह होता है बंदर। याद रखिएगा हरि का पर्यायवाची बंदर ही होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें हंस के पर्यायवाची की, तो हंस का पर्यायवाची जो होता है वह होता है मराल, ठीक है, मराल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी का पर्यायवाची क्या होता है, तो हाथी का पर्यायवाची होता है गज, ठीक, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या समझे, एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न कैसे। आपसे पूछा जा सकता था कि हंस का पर्यायवाची, तो आप बता देंगे मराल। आपसे पूछे हाथी का पर्यायवाची, तो अब आप बता सकते हैं कि गज। अगर आपसे पूछा जाए हरि का पर्यायवाची, तो अब आप बताइएगा बंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना का पर्यायवाची क्या होगा। प्रस्तावना एक शब्द दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें पर्यायवाची होगा प्रस्तावना का। ए ऑप्शन का है आमुख, बी ऑप्शन का है पूरा वचन, सी ऑप्शन का है भूमिका, डी ऑप्शन का है उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करिए भैया, जल्दी से कमेंट करिए प्रस्तावना का पर्यायवाची कौन सा होने वाला है। तो बात करें प्रस्तावना के पर्यायवाची का, तो आमुख है जो ये प्रस्तावना का पर्यायवाची होता है, ये जानते रहेगा। पूरा वचन भी होता है और भूमिका तो होती ही है, लेकिन यहाँ पर हम 3 बार उत्तर को टिक नहीं करेंगे, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वह होगा उपरोक्त सभी का, ठीक है। उपरोक्त सभी को टिक करेंगे और डी ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब बताइए कि पक्षी का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। ए ऑप्शन कह रहा है खग, बी ऑप्शन कह रहा है विहग, सी ऑप्शन कह रहा है नभचर और डी ऑप्शन कह रहा है सुत। चलिए जल्दी बताइए पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो बात करें पक्षी की पर्यायवाची की, तो सबसे पहले जानते रहिएगा पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, विहग होता है, नभचर होता है, लेकिन यहाँ पर जो सुत दिया गया ये जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि यह पुत्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सुत मतलब पुत्र होता है, ये आप जानते रहेगा, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलें इस प्रकार से अगर आप डेली क्लासेस चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट की बेहतरीन क्लासेस डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के करते रहिएगा, तब तक देखते रहिए। चलिए अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो टॉपिक है हमारा संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला ही प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यण संधि किसमें है। अब यहाँ पर यण संधि आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है पित्रादेश, बी ऑप्शन कह रहा है महाशय, सी ऑप्शन कह रहा है देवेंद्र और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए यण संधि किसमें होगा। तो यण संधि की बात किया गया तो यहाँ पर पित्रादेश जो शब्द दिया गया है यहाँ पर होगा हमारा यण संधि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं पितृधन आदेश को पित्रादेश बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर यण संधि होगा। अब बात करेंगे महाशय में कौन सी संधि होगी, एक बार आप कमेंट करके बताएं कि महाशय में कौन सी संधि होने वाली है। चलिए
बिल्कुल सही। महाशय में संधि तो वो हो जाएगी दीर्घ संधि। दीर्घ कैसी संधि? दीर्घ स्वर संधि हो गई, ठीक है। अगला देखेंगे देवेंद्र में कौन सी संधि होगी? तो देवेंद्र में हो जाएगी गुण संधि। ये आप जानते रहिएगा। क्या निकला? यण संधि में कौन सा था? तो पित्रादेश वाला शब्द था। और महाशय में दीर्घ स्वर संधि है और देवेंद्र में गुण संधि है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? ए ऑप्शन कर रहा है वृद्धि स्वर संधि, बी ऑप्शन कर रहा है गुण स्वर संधि, सी ऑप्शन कर रहा है व्यंजन संधि और डी ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि। चलिए, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगर विच्छेद की बात किया जाए, मतलब विग्रह का बात किया जाए, तो क्या होता है आप एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देख रहे हैं आज की क्लास में आपका 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि समय महत्वपूर्ण है भैया। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका 1 भी सेकंड का टाइम बेकार ना होने पाए, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक? चलिए फिलहाल आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न का टॉपिक था इसका संधि का, और देखते हैं पूछा जा रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ए ऑप्शन करा है यण, बी ऑप्शन करा है वृद्धि, सी ऑप्शन करा है गुण और डी ऑप्शन करा है दीर्घ संधि। चलिए बताइए इत्यादि में कौन सी संधि होगी? इत धन आदि होता है, ये आप जानते रहेगा। अगर बात करें इत्यादि में संधि की तो आपको मैंने बता दिया यण संधि होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इति धन आदि होता है भाई, तब इत्यादि होता है। ठीक, चलिए ए ऑप्शन सही कर लिया आप लोग। चलिए चलिए बिल्कुल सही। तो ये रहा आज का हमारी क्लास का प्रश्न। प्रश्न कैसे लगे एक बार आपको कमेंट करके बताना है, और पढ़ाने का जो स्टाइल है ये सही है कि नहीं। क्या हम डेली 4 से 5 टॉपिक हिंदी के प्रोवाइड करें आपको, या सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर आएँ, या आप किसी अदर सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा लक्ष्य तक। और जुड़िए हमारे साथ फ्री क्लासेज में डेली सुबह 10 बजे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर तैयार रहिएगा एक और महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।